Yes. So we are doing blood grouping. ब्लड ग्रुपिंग में IA, IB, IC हमने ब्लड ग्रुप्स को डिफरेंशिएट करना था कि और ब्लड ग्रुप के ऊपर क्वेश्चंस करने थे. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. तो कोर डोमिनेंस का हमने केस देखा था जिसमें IA, IB दोनों जीन आ जाते हैं एंड इस केस में जो ब्लड ग्रुप होता है वो A को भी रिप्रेजेंट करता है और B को भी रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, अब हमारे कुछ क्वेश्चंस आते हैं इससे और क्वेश्चंस किस तरीके से होते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे स्पेस है पेज नंबर 6 पे हमारे स्पेस है. नहीं, ये तो डायरेक्ट क्रॉस है. ठीक है, तो एक क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन है कैन a person having blood group O be born to a parent, to parents having both having blood group B, having blood group B? What do you say? Yes. क्या केस बनेगा इसका? IB बन सकता है. अगर दो लोगों के ब्लड ग्रुप B हो तो क्या उनके चाइल्ड का ब्लड ग्रुप O हो सकता है? तो देखो हमें पता था कि I is recessive, right? और IB is dominant. तो ये ब्लड ग्रुप एक पेरेंट हो सकता है मेल हो और दूसरा I फीमेल हो. दोनों के केस में हमारे जो एलील्स बनेंगे वो क्या बनेंगे? IB small I, then we have IB and small I. ये बनेंगे गेमीन्स. क्या बनेंगे? गेमीन्स. और गेमीन्स को जो यूनिट स्क्वायर में डालेंगे तो हमें परसेंटेज मिलेगी, राइट? तो यूनिट स्क्वायर में जो हमने पुट किया IB I, तो यहाँ पे क्या आया? IB. यहाँ पे क्या आया? IB I. यहाँ पे आया IB I और यहाँ पे आया स्मॉल I. तो ब्लड ग्रुप B की कितने चांस है? 75% चांस है ब्लड ग्रुप B का और 25% चांस है ब्लड ग्रुप O का. ये बात क्लियर है? नेहा, कृतिका? Yes sir. नेहा क्लियर? Yes sir. ठीक है, नेक्स्ट नोट कर लो इसको. अब एक क्वेश्चन तुम करके दिखाओगे ऐसा? सर मेरी आवाज क्लियर आ रही है? थोड़ी सी धीरे आ रही है पर चल आ रही है. ओके सर. बना लिया? अच्छा, tell me, can parents having blood group O have a child with blood group O? नहीं, O तो मिल जाएगा. A, B या AB? क्या चाइल्ड का ब्लड ग्रुप A, B, AB हो सकता है?
पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप ओ दोनों का, तो नो, ठीक है, बिकॉज पेरेंट्स के अंदर दोनों के अंदर आई जीन्स है, तो आई के साथ से ब्लड ग्रुप ओ ही हो सकता है, राइट। ये वाला केस क्लियर है। नेक्स्ट केस पे चलें, केस 3। अच्छा, पेरेंट्स विद ब्लड ग्रुप A and B respectively, इसके अंदर बताओ परसेंट चांस या चांस ऑफ हैविंग ब्लड ग्रुप A, B, AB एंड O। कितना परसेंट चांस है of having blood group A, B, AB and O? सर हेटेरोजाइगस है होमोजाइगस। हाँ, अगर पेरेंट्स हैं हेटेरोजाइगस, आईडी है, राइट। सबको 25 वाले, सबको 25 वाले। हाँ, क्योंकि एक चांस होगा ए बी का, एक होगा बी का, एक होगा ए का और एक चांस होगा O का, तो 25% है ना। तो ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे, आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ठीक है सुनील। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीपल एलील्स। मैंने बताया था कि वैसे यूजुअली हमारे दो एलील्स होते हैं, कैपिटल टी एक स्मॉल टी, कैपिटल आर एक स्मॉल आर, डोमिनेंट एक रिसेसिव। पर अभी हमने देखा यहाँ पे ब्लड ग्रुपिंग में, इसका एग्जांपल हम लेंगे ब्लड ग्रुपिंग। ब्लड ग्रुपिंग हैज नॉट 2 बट 3 एलील्स। उसके एलील्स कौन कौन से हैं? IA, IB और स्मॉल IA, IB एंड स्मॉल। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलील्स। तो मल्टीपल एलील अलग अलग है और कोडोमिनेंस और डोमिनेंस अलग है, ये बात याद रहेगी, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट, वन जीन डिफरेंट इफेक्ट। इसी हमारा खराब हो रहा है, तो मैं आज के लिए लगेगी या तो हमारा बोर्ड मिलेगा या फिर एसी। हाँ कल खराब, अभी देखते हैं शाम तक ठीक हो जाए, क्लास ठीक हो जाए। वन जीन डिफरेंट इफेक्ट्स। तो यहाँ पे टॉपिक है, दिस इज कॉल्ड प्लियोट्रोपी। समझते नहीं प्लियोट्रोपी है, हाँ इसको लिखेंगे प्लियोट्रोपी। प्लियोट्रोपी का मतलब होता है one gene having different effects। ये क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन ऐसे लिखना है, बनाना है। Dominance is not an autonomous feature of the gene or the product that it has information for. It depends upon as much the gene product as the production of a particular phenotype from this product, as it does on the particular phenotype that we choose to examine. Explain.
कुछ समझ आया तो मुझे समझाओ। या फिर इतना बड़ा क्वेश्चन लिखने की बजाय इतना से लिख दो। Dominance is not an autonomous feature of a gene or a product that has information. Explain. Question लिखो टॉपिक में। Dominance is not an autonomous feature of a gene or the product that has information for explain. क्या कहें? चलो एक बार रीड करो, देखते हैं ऊपर से तुम्हें आंसर मिलता है कि नहीं। आज तुम समझाओ, ट्राई करो। अच्छा, तो हम कह रहे हैं डोमिनेंस, कुछ समझ आया? नहीं? कृतिका, नेहा, कुछ समझ आया? नहीं सर। क्वेश्चन लिखो हिमांशु। ये dominance is not an autonomous feature of a gene or the product that it has information for. तो अब नोट्स है ना? ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि एक दो एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, एक कैपिटल बी और एक स्मॉल। पहली बात तो ये एक इफेक्ट नहीं, दो इफेक्ट को कंट्रोल कर रहे हैं। दो चीजों को क्या कंट्रोल कर रहे हैं? एक स्टार्च सिंथेसिस को कंट्रोल कर रहे हैं और ठीक है, दूसरा ये शेप ऑफ सीड्स को कंट्रोल कर रहे हैं। तो यही चीज दो चीजों को कंट्रोल कर रही है, कैपिटल बी स्मॉल बी। एक को नहीं, जैसे पहले बोला था कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये हाइट को कंट्रोल करते थे, टॉल और ड्वार्फ। अब कह रहे हैं कि एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करना जरूरी नहीं है, हो सकता है एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करे। फॉर एग्जांपल कैपिटल बी एक तो लार्ज स्टार्च ग्रेन प्रोड्यूस करता है। कैसे? लार्ज स्टार्च ग्रेन क्या होता है? सीड के अंदर स्टोर होता है हमारा ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। और दूसरा ये राउंड शेप लाता है। कौन सी शेप लाता है सीड की? राउंड शेप। तो कैपिटल बी दो चीजों को कंट्रोल कर रहा है, एक लार्ज स्टार्च ग्रेन और दूसरा राउंड शेप। ये वाली बात समझ में? स्मॉल बी भी एक को नहीं दो को कंट्रोल कर रहा है, एक स्मॉल स्टार्च ग्रेन और रिंकल। स्मॉल स्टार्च ग्रेन एंड सीड शेप क्या देता है? रिंकल। पहली बात तो ये कि ये प्लियोट्रोपी है, यानी एक जीन एक नहीं दो इफेक्ट कंट्रोल कर रहा है। तो दिस इज कॉल्ड प्लियोट्रोपी। क्या बोलते हैं? प्लियोट्रोपी। ये वाली बात क्लियर है? दूसरी बात, इस क्वेश्चन का क्या मतलब है इस तरह। तो अब हम कह रहे हैं कि कैपिटल बी
डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो बनेंगे वो क्या है? कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल बी, स्मॉल बी एंड स्मॉल बी, तीन कॉम्बिनेशन बनेंगे इसके। अच्छा, इन तीन कॉम्बिनेशन में से दिस वन प्रोड्यूसेस लार्ज स्टार्च ग्रेन, क्या प्रोड्यूस करता है? लार्ज स्टार्च ग्रेन। ठीक है, कैपिटल बी स्मॉल बी प्रोड्यूसेस, अच्छा, और ये शेप कौन सी सीड्स की प्रोड्यूस करता है? राउंड। ये प्रोड्यूस करता है स्मॉल स्टार्च ग्रेन्स। ठीक है, अच्छा, और ये प्रोड्यूस करता है रिंकल्ड सीड्स। तो ये बात क्लियर है कि कैपिटल बी डोमिनेंट है ना स्मॉल बी पे। तो यहाँ पे सीड कैसे आनी चाहिए? राउंड या रिंकल? राउंड। और यहाँ पे स्टार्च ग्रेन क्या आनी चाहिए? लार्ज, आधे इंटरमीडिएट, बीच में। तो कुछ अजीब हुआ यहाँ पे? अजीब क्या हुआ कि कैपिटल बी शेप के लिए कंप्लीट डोमिनेंस दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? कंप्लीट डोमिनेंस। राइट, और जब हम उसकी स्टार्च ग्रेन देख रहे हैं तो वही जीन क्या दिखा रहा है? कंप्लीट डोमिनेंस या इनकम्प्लीट डोमिनेंस, या F1 F2 दोनों को रिजेंबल कर रहे हैं या बीच में आ रहा है उनका? बीच में। तो बीच में आने वाला इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो ये कुछ अजीब बात नहीं है, जीन एक ही है। हाँ, एक ही जीन है, कैपिटल बी स्मॉल बी सेम जीन है। एक जगह पे वो डोमिनेंस दिखा रहे हैं कंप्लीट, और एक के लिए वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। पॉइंट इज दिस, क्या डोमिनेंस लिखा हुआ आता है कि क्या उसकी किस्मत में लिखा है कि वो कंप्लीट डोमिनेंस होने वाला है हमेशा, या वो इस पे भी डिपेंड करता है कि हम कौन सा फिनोटाइप को चूज कर रहे हैं टू एग्जामिन। फॉर एग्जांपल, अगर हम फिनोटाइप देख रहे हैं स्टार्च सिंथेसिस, क्या देख रहे हैं? स्टार्च सिंथेसिस, तो ये जीन कंप्लीट डोमिनेंस दिखा रहे हैं। और अगर हम शेप ऑफ सीड देख रहे हैं तो ये ही जीन इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिखा रहा है। तो पॉइंट इज दिस, क्या कैपिटल बी डोमिनेंट है? ये लिखा हुआ था उसके ऊपर कि डोमिनेंट रहेगा, या फिर अगर वो एक के लिए डोमिनेंट है क्या दूसरे के लिए भी डोमिनेंट रहेगा? नहीं। तो डोमिनेंस नॉट ओनली इज नॉट एन ऑटोनॉमस, वो उसके अंदर इनबिल्ट नहीं आता ये डोमिनेंट है। कैपिटल बी इज का डोमिनेंस उस पे ऑटोनॉमस फीचर नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा ही डोमिनेंट रहेगा। इट कैन आल्सो डिपेंड अपॉन द फिनोटाइप दैट वी चूज टू एग्जामिन। कौन सा फिनोटाइप तुम देख रहे हो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है डोमिनेंस। तो दैट इज व्हाई ये क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन हम इस तरीके से देंगे। ये टेबल बनाएंगे और हम बोलेंगे कैपिटल बी शोज incomplete dominance in starch synthesis but complete dominance in the shape. So dominance is not an autonomous feature of the gene. Clear a point? नेहा, कृतिका, clear? इसमें स्टार्च, हाँ बोलो। सर इसमें हम जो फिनोटाइप देख रहे हैं वो हम कैपिटल बी स्मॉल बी के हिसाब से देख रहे हैं। फिनोटाइप होता है जो तुम एक्सटर्नल कैरेक्टर देखना चाह रहे हो। तो यहाँ पे Yes, sir. तो उसको तो तुम कोई भी ले सकते हो, मतलब जो एक्सटर्नल कैरेक्टर देख रहे हैं जो ये कंट्रोल करता है वो, उसका उससे क्या लेना देना? कैपिटल फिनोटाइप को हम चूज कर रहे हैं। ठीक है सर। अच्छा, तो बढ़े आगे। इसमें जीरो टाइप नहीं है। जीरो टाइप दे रहे, जीरो टाइप, ये फिनोटाइप लेकिन डोमिनेंस जीरो टाइप पे क्यों डिपेंड कर रहा है? जीरो टाइप पे डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब उसका ऑटोनॉमस जीरो टाइप पे नहीं कर रहा ना। हाँ, तो ये जो दिखाना चाह रहे हैं, वैसे तो अभी तक हमें लग रहा था कि जीन जीरो टाइप पे डिपेंड करता है,
बट यहाँ पे हमने देखा वो फिनोटाइप पे भी डिपेंड कर सकता है कि तुम क्या चूज कर रहे हो, तुम स्टार्ट सिंथेसिस देखना चाह रहे हो या शेप। एक ही जीन दोनों जगह अलग टाइप का डोमिनेंस दिखा, तो ये एक एक्सेप्शन है जो हमें याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे चले, नोट कर लिया क्यों छोड़ दिया जेनेटिक्स? सर इतनी गर्मी हो रही है सर। अरे छाता लेके आना था। सर मैं पापा के साथ आई तभी लेट हो गई सर। पापा को ये छाता देखना तो, और अगर मैं अकेले आती तो पी में पक्का होता है। कल जिस दिन क्लास में थी उस दिन आ जाती है। हाँ देख ऐसे ही होते हैं सर। वैसे कॉल करके आते हैं, कैसे कॉल कर यार। कल तू भी आई थी? बाहर छोड़ा पड़ा। आ जाती यार। चल पानी वानी पी ले, आराम से पी ले, पानी पी ले, पी ले। नेक्स्ट टॉपिक चले, बना लिया हिमांशु? तेरी फ्रेंड को नहीं दिखी अभी तक केमिस्ट्री की बात? केमिस्ट्री की कब दिखेगी? इस साल दिख जाएगी? ये साल दोबारा केमिस्ट्री आएगा नहीं, मतलब तुम कसम दे रहे हो केमिस्ट्री में नहीं आना, फिजिक्स में करा दे क्या भाई। तो कैसे भी ऑनलाइन क्या पढ़ाई होती है अपने गाँव घर पे भी पापा नहीं। नेक्स्ट इनहेरिटेंस ऑफ, यहाँ से थोड़ी प्रॉब्लम और बढ़ती है। अरे यहाँ पे क्या लिखा है? सो स्टार्च ग्रेन इज कंसिडर्ड एज द phenotype from this angle will show incomplete dominance। क्या लिखा है? और अगर हम शेप सी दे रहे हैं तो इट शोज कंप्लीट डोमिनेंस। नेक्स्ट, वन इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स, इनको हम बोलते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस। जो अभी तक हम कर रहे थे वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस था। अभी तक हमने एक कैरेक्टर लिया है, कितने कैरेक्टर लिए थे? एक, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी। कैरेक्टर क्या था? हाइट। अब मैं हम कितने कैरेक्टर्स लेंगे? दो। तो ऐसे क्रॉस को क्या बोलेंगे? डाइहाइब्रिड क्रॉस। अब तो आ गई है तो दिमाग भी इन तरफ। डाइहाइब्रिड क्रॉस, तो ये तुमने पहले बचपन में किया हुआ है, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। तो शुरुआत करते हैं इसकी। हम दो पेरेंट्स लेते हैं, तो हमारे पास स्पेस है ना, पेज नंबर 6 पे नोट्स में इसे कंप्लीट कर लो, तो नोट्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। है स्पेस या नहीं? 6 को कोई बात नहीं, फिर एक शीट पे बना लो, किसी भी हो जहाँ पे भी स्पेस हो, फर्स्ट पेज पर। फर्स्ट पेज पे बना लो। देखो इसको लिखो डाइहाइब्रिड क्रॉस, टॉपिक डाल। ठीक है, हम दो पेरेंट्स ले रहे हैं, एक ब्राउन और येलो, और एक रिंकल और ग्रीन। ब्राउन, येलो, रिंकल, ग्रीन, ठीक है ना? इनके बीच में क्रॉस करो। अच्छा, पहले इनको क्रॉस कैसे करते हैं? सुनो मेरी बात। अभी तक हमने एक वाला किया ना, दो वाले क्रॉस देखो कैसे करते हैं। इनमें हमारे गेमीट बनते हैं। ये क्या होते हैं? पेरेंट। पहले क्या लिखते हैं हम? पेरेंट्स। पेरेंट्स के बाद हम बनाते हैं गेमीट्स। तो इसमें आएगा कैपिटल आर और वाई। एक गेमीट अगर ये सपोज ये बनाता है पॉलन ग्रेन, तो इसमें कौन कौन से? ऐसा हो सकता है कि शेप जाए, कलर ना जाए, बिना कोई सीड का कलर ना हो, शेप हो, ऐसा हो सकता है। किसी का कलर हो और शेप ना हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो शेप और कलर दोनों का एक एक जीन जाएगा ना गेमीट में, तो एक कैपिटल आर है और एक वाई, एक ही तरह का बना। यहाँ पे क्या बना? स्मॉल आर, और इसका गेमीट भी एक ही टाइप का। इन दोनों का जब क्रॉस होगा तो क्रॉस यूनिट बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक ही बनेगा इसका F1। F1 हो गया कैपिटल आर
स्मॉल आर कैपिटल वाई, यहाँ पे कैपिटल आर क्या था, राउंड, स्मॉल आर क्या था, रिंकल, कैपिटल वाई क्या था, येलो, और स्मॉल वाई का ग्रीन। ग्रीन। तो यहाँ पे जो हमारा बना, ये बना राउंड, पेरेंट बना एंड ग्रीन, राउंड एंड येलो, क्या बना, राउंड एंड येलो। ये F1 बना, ये क्या बना हमारा, F1। F1 में राउंड येलो बना, ये वाली बात सबको क्लियर है। तो जो राउंड येलो बना है इस क्रॉस में, F1 में डोमिनेंस F1 में एक का अपीयर करना कौन सा लॉ प्रूफ करता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। यहाँ पे हमारे पास F1 में हम ये देख रहे हैं सिर्फ राउंड और येलो आया, दिस इज आवर कंप्लीट डोमिनेंस का लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो हो रहा है। अब हम आते हैं इसके F2 में, और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होता था ऑल्दो यहाँ पे दो है और यहाँ पे दो है, पर इनका एक एक आ रहा है, क्या क्या आ रहा है, एक एक, ये होता था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो फर्स्ट लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस और दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। माने पेरेंट्स के पास हर एक के दो पेयर होते हैं, पर गेमीट्स में सिर्फ एक जाता है, कैपिटल आर में से एक आ गया, स्मॉल आर में से एक आ गया, तो इसे बोलते थे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये दो लॉ याद है, ठीक है सर, हाँ बोले। सर ये क्रॉस हम नॉर्मल कर रहे हैं, बट ये हम दो कैरेक्टर्स को एक साथ कर रहे हैं। हाँ, दो कैरेक्टर्स को एक साथ, ये दो कैरेक्टर्स एक साथ कैसे जनरेट होंगे? हाँ ठीक है। आगे चलिए अब F2 जनरेशन पे। अब इस F1 का F2 बनाना है, तो सेकेंड पार्ट पे हमारे इसी के नीचे बनाना है तुम्हें F2 का क्रॉस। और ध्यान दें, अब थोड़ी सी चीजें अलग हो जाएंगी ना। कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, क्रॉस विद कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, ठीक है। कैपिटल आर, क्रॉस विद, ठीक है, एक मेल पेरेंट और एक फीमेल पेरेंट। ये पेरेंट्स F1 जनरेशन के थे, है ना, F1 को सेल्फ क्रॉस कर। अब इसकी गेमीट्स बनाएंगे, कौन सा लॉ, लॉ ऑफ डोमिनेंस या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इनके डिफरेंट गेमीट्स बनाओ, क्या क्या बन सकते हैं। कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ आ सकता है, कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ आ सकता है, स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ आ सकता है, और स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ। तो यहाँ पे कितने गेमीट्स बनेंगे, 4 टाइप्स। सिमिलरली यहाँ पे भी गेमीट्स बना रहे हैं हम, ये ऑफस्प्रिंग नहीं है, यहाँ पे भी सेम गेमीट्स बनेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर। तो 4 टाइप की गेमीट्स इधर है, 4 टाइप की गेमीट्स इधर है। तो इनका जो यूनिट स्क्वायर बनेगा 4 क्रॉस 4 बनेगा। ये सारे क्या है, गेमीट्स। तो 4 क्रॉस 4 बनाने के लिए चार लाइन्स बनाएंगे, 4 और 4 का।
अपनी लाइन बना ली हमने, स्क्वायर बनाने की कोशिश करें, यूनिट स्क्वायर खुद से बनाओ। कैपिटल R, कैपिटल Y, कैपिटल R, कैपिटल R, स्मॉल y, स्मॉल r, कैपिटल Y और स्मॉल r, स्मॉल y, स्मॉल r, कैपिटल कितनी टेढ़ी है ये। अरे सर कोई नहीं। यहाँ से बताइए तो यहाँ से देखो बिल्कुल सीधी लग रही है, वहाँ से देखो कितना टेढ़ी। पास कर दे। सर कोई नहीं पर नहीं ऐसे नहीं। तो हम कह रहे हैं कैपिटल R, कैपिटल R, कैपिटल R, कैपिटल R, कैपिटल Y, कैपिटल R, कैपिटल R, कैपिटल Y, स्मॉल r, कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, कैपिटल Y, सर हो गया। ठीक है। राइट। अच्छा अब हम सिलेक्ट करते हैं हाउ मेनी ऑफ देम आर राउंड येलो, हाउ मेनी ऑफ देम आर राउंड येलो, तो काउंट करते हैं। ठीक है, अच्छा राउंड येलो, 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 राउंड येलो। तो एक्चुअली में अगर तुमने बिल्कुल इसी फॉर्मेट में बनाना है तो तुम्हारे राउंड येलो ऐसे आना चाहिए, एक ट्रायंगल सा बनेगा लाइक दिस। ये सारे राउंड येलो है। ठीक है, अच्छा फिर हमारे आते हैं ये हो गए राउंड येलो। उसके बाद अगर मैं बात करूं, हम बात करते हैं राउंड ग्रीन। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट राउंड ग्रीन। राउंड ग्रीन को सर्कल करते हैं, तो राउंड ग्रीन हमारे हैं राउंड ग्रीन। ठीक है, राउंड ग्रीन, ये वाला जो है राउंड ग्रीन। ठीक है, तो ये आ गए 3 राउंड ग्रीन, तो राउंड ग्रीन आ गए 3, या it is 9 या it is 3। ठीक है, नाउ लेट अस टेक नाउ wrinkle yellow।
wrinkled yellow foam, wrinkled yellow foam निकल, तो wrinkled yellow है ये और ये wrinkled yellow, ठीक है। और फिर लास्ट wrinkled green, सिर्फ एक आखिरी वाला ये wrinkled green, राइट। तो इसके अंदर है हमारी रेशियो क्या है, फिनोटाइप की। किसकी रेशियो है, फिनोटाइप है। जीनोटाइप तो बहुत बड़ा है, जीनोटाइप तो बहुत बड़ी रेशियो आएगी, क्योंकि ये अलग जीनोटाइप है, ये अलग जीनोटाइप है, तो जीनोटाइपिक रेशियो तो बिल्कुल ही अलग आएगी, ठीक है। और यहाँ पे बस ठीक है, हमें फिनोटाइप रेशियो की बात कर रहे हैं। फिनोटाइप रेशियो 9:3:3:1 है। ये वाली बात सबको क्लियर है, ठीक है। जब मेंडल ने ये एक्सपेरिमेंट गार्डन में किया, किसके साथ किया, गार्डन में, तो उसने पाया उसकी रेशियो ऑब्जर्वेशन गार्डन में भी यही आ रही है। और जब उसने मैथ्स लगा के ये सब किया कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन करते हुए, तो भी उसकी रेशियो 9:3:3:1 आ रही है। अब तुम मुझे बताओ, ये जो तुमने रेशियो थ्योरेटिकली निकाली है, कैसे निकाली है, तुमने एक्सपेरिमेंट तो नहीं किया, ये रेशियो कैसे आई है, थ्योरेटिकली। थ्योरेटिकल रेशियो कब आई है, जब हमने कैपिटल आर और कैपिटल वाई में कोई रिलेशन माना था या नहीं माना। हमने ये माना था कि कैपिटल आर वाई के साथ रहेगा और स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ रहेगा, या तुमने ये माना था कि कैपिटल आर भी स्मॉल वाई के साथ आ सकता है और स्मॉल आर भी कैपिटल वाई के साथ आ सकता है। तुमने ये माना था कि शेप और कलर में रिलेशन है, या तुमने ये माना था कि रिलेशन नहीं है, नहीं है। तुमने ये माना था कि इंडिपेंडेंट है, कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ नहीं, कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है, तुमने माना था, ठीक है। तुमने ये भी माना था कि स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ सिर्फ नहीं जाएगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है, ये भी तुमने माना था। तो तुमने उनको इंडिपेंडेंट पेयर लिया था या डिपेंडेंट पेयर लिए थे, इंडिपेंडेंट पेयर लिए थे, कि वो कैपिटल आर स्मॉल आर का वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ कोई कनेक्शन नहीं है पुराना, यानी कैपिटल आर हमेशा कैपिटल वाई के साथ नहीं रहेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर हमेशा स्मॉल वाई के साथ नहीं रहेगा। तो इसी के साथ हमारा नेक्स्ट मेंडल का लॉ प्रूव होता है, दैट इज मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये कौन सा लॉ है जो ये प्रूव कर रहा है, इट इज द मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। नेहा समझ आया, रिपीट करो उत्तर की, रिपीट करो एक बार, रिपीट करो नहीं, आगे आगे, हाँ मंशु, नेहा बोलो। This law, ये रेशियो से प्रूव हुआ, 9:3:3:1 की रेशियो से प्रूव हुआ that when two pairs of traits are combined in a hybrid, segregation of one pair is independent of the other pair। यानी अगर हम दो पेयर्स को ले रहे हैं, उनमें से एक पेयर का जो सेग्रीगेशन होगा जो वो अलग होंगे, दूसरे पेयर पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो ये लिखेंगे अपनी कॉपी में, इसी क्रॉस के नीचे मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और डेफिनेशन लिखेंगे, नोट करेंगे। ये ऊपर बोल्ड लाइंस में लिखना है, कौन सा वाला? नहीं बस नीचे वो तो बाकी सब क्रॉस में करते हैं।
बड़े हो गए? नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अपनी कॉपी में लिखेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। हाँ बोले। सही, जो लास्ट अभी हमने पढ़ा है क्रॉस किया है उसकी जीनोटाइप में आ दीजिए प्रिपरेशन। नहीं पूछते नहीं है, पर तुम निकाल सकते हो 1:2 ऐसे करके निकल जाएगी। बहुत बढ़िया है। ठीक, यस। अच्छा देखें, लिखी कॉपी में क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस लिख लिया। देखिए किसने दी थी ये याद रखना है। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस यहाँ पे नहीं गिवन किया, वॉल्टर सटन एंड थियोडोर बोवरी। बस इनका नाम लिखो, किसने दिया था? वॉल्टर सटन एंड थियोडोर बोवरी। उन्होंने देखा कि क्रोमोसोम का बिहेवियर, उस टाइम पे सेल को देखने की टेक्नोलॉजी यानी कि माइक्रोस्कोप आ चुका था, तो माइक्रोस्कोप को ऑब्जर्व कर रहे थे कि सेल डिवीजन में क्रोमोसोम का क्या होता है। तो उन्होंने देखा क्रोमोसोम जो होते हैं वो ड्यूरिंग द सेल डिवीजन डिवाइड हो जाते हैं, और जब वो दो गैमीट्स मिलते हैं तो दे फ्यूज, राइट। तो उन्होंने सोचा कि ये तो मेंडल ने भी बताया था कि उनके जीन्स जो है वो सेपरेट हो जाते हैं और फिर वो फ्यूज हो जाते हैं, और वही चीज हम क्रोमोसोम में देख रहे हैं। तो दैट मींस क्रोमोसोम एंड जो जीन्स है दे आर रिलेटेड। क्रोमोसोम्स और जीन्स जो है वो दोनों क्या है? रिलेटेड है। तो ये है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो उन्होंने बोला क्रोमोसोम, द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम वाज पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ जीन्स and use chromosome movement to explain Mendel's laws। तो ये लाइन में लिखेंगे, तो क्रोमोसोमल थ्योरी को अंडरलाइन भी करेंगे अपनी नोट्स में। मेंडल की टाइम पे माइक्रोस्कोप था? नहीं, तो कैसे पता? बाद में चला कि मेंडल के लॉज तो उसने मैथ से निकाले थे, है ना, पर वो उसका प्रूफ बाद में मिला, तो माइक्रोस्कोप आ गया तो ठीक निकला। तो उन्होंने भी बोला कि क्रोमोसोम, जीन्स जो मेंडल बात कर रहा था, वो जीन्स कहीं तो होंगे ना सेल में, तो उन्होंने बोला वो क्रोमोसोम में होंगे। ये क्रोमोसोम की वैसे क्रिएट कर रहे हैं जैसे मेंडल की जीन्स कर रहे हैं। तो ये बात पहले पता थी? नहीं पता थी पहले। क्रोमोसोम्स वो मेंडल के टाइम पर सेल के अंदर हम देख नहीं पाते, तो वो तो हमें पता थी, पर हमें उनको बाद में पता चली। हाँ बोलो। सही, जो लाइन लिखी है एंड यूज टू एक्सप्लेन मेंडल्स लॉ इज कौन सी लाइन फिर से बोलने का? सर ये जो आपने लाइन मार्क करवाई है इसका एंड यूज टू एंड यूज द क्रोमोसोम मूवमेंट टू एक्सप्लेन मेंडल्स लॉज, ये वाली बात। यस सर। हाँ अभी मैं बताता हूँ, पहले लिख लिया ये कॉपी में। तो देखो देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल ये क्रोमोसोम दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं? क्रोमोसोम। आपको भी लगेगा। तो देखो यहाँ पे क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स रॉड शेप स्ट्रक्चर होते हैं। ये क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, ये दोनों पेयर्ड क्रोमोसोम है। होमोलोगस क्रोमोसोम जिन्हें बोलते थे, क्या बोलते थे? जो पेयर्ड क्रोमोसोम होते थे उन्हें हम बोलते थे होमोलोगस क्रोमोसोम, राइट। ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, सेल के अंदर माइटोटिक स्पिंडल बनता था और एनाफेज के दौरान वो अलग हो जाते थे। ऐसा कुछ याद है? ठीक है। तो पहले इनके क्रोमोसोम अलग होते थे, फिर बाद में इनकी क्रोमैटिड अलग होते थे। मायोसिस 1 में क्रोमोसोम अलग हो जाते थे और मायोसिस 2 में इनके क्रोमैटिड अलग हो जाते थे, राइट। तो इसी तरीके से अगर सपोज हम जीन्स के बारे में जानते हैं तो हमारे पास एक के पास कैपिटल टी, एक के पास कैपिटल टी, अच्छा
एक के पास है कैपिटल आर स्मॉल आर और दूसरा है कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो उसके बाद कैपिटल आर और स्मॉल आर अलग हो जाएंगे, एक के पास कैपिटल आर गया दूसरे के पास स्मॉल आर, एक के पास कैपिटल वाई गया दूसरे के पास स्मॉल वाई। ये तो तब होता है जब हम सोचे कि इसके बीच में क्रॉसिंग ओवर ना हो रही हो। क्या ना हो रही हो? क्रॉसिंग ओवर। पर जब क्रॉसिंग ओवर होता है तो क्रॉसिंग ओवर होने से कभी कभी ऊपर देखें येलो के साथ रेड आ रहा था, है ना, पर यहां पर हम देखें क्रॉसिंग ओवर होने से कभी कभी ऐसा भी होता है कि येलो के साथ अब ग्रीन आ गया, यानी कैपिटल वाई के साथ कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई आ गया और कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई आ गया। मतलब ये हमने बोला था कि क्रोमोसोम मायोसिस के दौरान क्रॉसिंग ओवर होती थी, तो इसके जीन्स उसके पास जाते थे, उसके जीन्स इसके पास जाते थे, तो इनके बीच में मिक्स एंड मैच हो जाता था क्रॉसिंग ओवर के वक्त। तो ऐसा भी हो सकता है कि कैपिटल आर स्मॉल वाई ले ले और स्मॉल आर कैपिटल वाई ले ले। तो अगर हम सोचे कि क्रॉसिंग ओवर नहीं होती तो ऐसा है कि वो दोनों का सेम कॉम्बिनेशन रहेगा, कैपिटल आर कैपिटल। मैं इसको अपने तरीके से समझाता हूँ, तो बुक का ये छोड़ के तो कोई हम ये कहना चाह रहे हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, ये क्रोमोसोम है। अच्छा, और ये दूसरा क्रोमोसोम है। कैपिटल आर दूसरे क्रोमोसोम पे पाया जाता है और कैपिटल वाई हमारे अंदर 23 क्रोमोसोम्स है, तो ये एक क्रोमोसोम 1 पे पाया जाता है और ये क्रोमोसोम नंबर 2 पे पाया जाता है, मान लो, ठीक है। अच्छा, अब एक इंसान एक ही ऑर्गेनिज्म में एक कैरेक्टर के कितने जीन्स होते हैं? 2, है ना। तो उसके पास होगा कैपिटल आर, उसके दूसरे स्मॉल आर, ठीक है, और दूसरे के पास है स्मॉल आर। स्मॉल आर मतलब ये है, ये इंसान है, इंसान नहीं है, पी प्लांट है। ये क्या है? पी प्लांट। पी प्लांट का जो पेरेंट था वो था कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल, F1 वाला जिसको हमने क्रॉस कराया था, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल, राइट? ये किया था, ठीक है। ठीक है, इसके पास कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों है। क्या क्या है? कैपिटल आर और एक पे स्मॉल, माने इसके मदर से शायद कैपिटल आर आया और इसके फादर से स्मॉल आर आया, तो इसके दोनों के क्रोमोसोम्स है, इसके कैपिटल आर भी है और स्मॉल आर, ठीक है। दूसरी चीज, इसके पास कैपिटल वाई क्रोमोसोम नंबर 2 पे और एक इसके पास कॉपी स्मॉल वाई की भी है। ये वाली बात समझ में? हम एक को देख रहे हैं, अभी इसको देख रहे हैं, एक पेरेंट, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर 2 होते हैं क्रोमोसोम्स और 2 ही जीन्स होते हैं, है ना। तो कैपिटल आर स्मॉल आर तो अलग अलग क्रोमोसोम पे और कैपिटल वाई। अब मैं कह रहा हूं कि इसके अंदर जब ये माइटोटिक स्पिंडल इन्हें खींचता है, कभी भी माइटोटिक स्पिंडल इन दोनों को खींच लेगा और दूसरे वाला माइटोटिक स्पिंडल इन दोनों को खींच लेगा, इसको और इसको, ठीक है। कभी कभी माइटोटिक स्पिंडल इसको और इसको खींच लेगा, उसको और इसको खींच लेगा। तो कॉम्बिनेशन कैपिटल आर का स्मॉल वाई के साथ भी बन सकता है और कैपिटल आर का कैपिटल वाई के साथ भी बन सकता है, स्मॉल आर का कैपिटल वाई के साथ भी बन सकता है और स्मॉल आर का स्मॉल वाई से भी बन सकता है। तो अब समझ में आया है कि ये अलग अलग कॉम्बिनेशंस कैसे पॉसिबल हो रहे हैं, कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ, कैपिटल आर स्मॉल आर
कैपिटल वाई के साथ और स्मॉल आर स्मॉल। ठीक है, ये वाली बात क्लियर है, क्रॉसिंग ओवर वाली बात अब इसके आगे आएगी। यहाँ तक क्लियर है नेहा प्रतिका? चलिए आपने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट समझाया है। हाँ, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है सर। ठीक है, अच्छा तो मेंडल के अंदर पहली बात हम क्रोमोसोम्स को सोचते हैं, तो क्रोमोसोम्स अकर इन पेयर्स, हाँ या ना? क्रोमोसोम अकर इन पेयर्स एंड ट्रेट्स अकर इन पेयर्स, हाँ या ना? At the time of gamete formation, one gamete receives one chromosome, हाँ या ना? At the time of gamete formation, one gamete gets one gene, ये भी बात सच है। ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी हम एक्सप्लेन कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, और लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात अलग है, वो तो देखिए पता चलेगा। पर एनीवेज इससे सटन एंड लॉवरी एक्सप्लेन व्हाट दे एक्सप्लेन मेंडल लॉज ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम। मेंडल्स लॉज ऑन बेसिस ऑफ क्रोमोसोम्स। अच्छा, जीन्स बहुत सारे होते हैं पर क्रोमोसोम कम होते हैं, तो इट प्रूव्स कि जीन्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम। जीन्स पैसेंजर की तरह है, किसकी तरह है? पैसेंजर की तरह। और क्रोमोसोम वो गाड़ी है जो पैसेंजर को लेके जाती है। जब वो गाड़ियां अलग हो जाती हैं तो पैसेंजर जो साथ चलते हैं वो भी क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। तो क्रोमोसोम्स आर लाइक दी कार्स एंड दी पैसेंजर्स आर लाइक दी जीन्स। एक क्रोमोसोम में बहुत सारे पैसेंजर आ सकते हैं, उस तरीके से एक क्रोमोसोम में बहुत सारे जीन्स हो सकते हैं। ये वाली बात क्लियर है? बनाना है ये प्लीज बना लो लास्ट का कुछ, तो पीछे वाला भी देखना पीछे वाला। राउंड का सिलेबस मिला नहीं बायो का, ये जो पेपर आने वाले हैं सिलेबस को पता कर ले, आज पता करके बता दे। जून में ही है ना देखो, वो तो कह रहा था 3 जुलाई से। ऑलराइट, तो क्रोमोसोमल थ्योरी में क्या लिखेंगे? देखो, क्रोमोसोम्स एज वेल एज जीन अकर इन पेयर। क्रोमोसोम्स भी और जीन्स भी किसने अकर करते हैं? पेयर। Two alleles are present on the homologous side on the homologous chromosomes. What is this saying? ये तो होमोलोगस क्रोमोसोम है। होमोलोगस माने जो एक ही पेयर के हों। तो इनकी जो जगह होती है जहां पे क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं इनको बोलते हैं लोकस। क्या बोलते हैं? ये लोकस। अगर कैपिटल आर यहां मिलता है तो इसका स्मॉल आर भी यहीं मिलता होगा, सेम पोजीशन पे ऑन दी होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, अगर कैपिटल वाई इधर मिलता है तो स्मॉल वाई भी इधर ही मिलता होगा। तो ये कह रहे हैं कि अ जीन पेयर आर लोकेटेड ऑन द होमोलोगस साइड्स ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस माने सेम साइड ऑन द सेम ऑन द पेयर्ड क्रोमोसोम। होमोलोगस माने पेयर की क्रोमोसोम। मेरी बात समझ में नहीं आई? तुम बताओ तन्वी, मेरी डाउट है? क्लियर है? हमेशा सर सेम साइड्स पे ही होते हैं होमोलोगस। हां, सेम साइड, तभी तो क्रॉसओवर हो सकते हैं, इसकी जगह वो आ सकता है। यस ठीक तो है, सर जो क्रॉसिंग ओवर होती है वो पूरा पूरा जीन पेयर की होती है, ये नहीं कि थोड़ा आधा इधर आधा उधर। आधा नहीं, आधा तो काम ही नहीं करेगा। एक जीन पेयर माने कैपिटल आर इधर जाएगा और स्मॉल आर इधर आएगा, कैपिटल वाई इधर जाएगा और स्मॉल वाई इधर जाएगा, तो ये क्रॉसिंग ओवर होता है।
ठीक है, ओके सर। कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ किधर जा सकते कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है। हाँ, कैपिटल वाई की जगह स्मॉल वाई आ सकता है, स्मॉल वाई की जगह कैपिटल। हैं? तो फिर भी तो इससे भी कॉम्बिनेशंस बनते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ और स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ। अच्छा, पॉइंट इज दिस, ये जो हमने जीन्स ले लिए, ये सेम क्रोमोसोम पे ले लिए, किस पे ले लिए? और जो इससे पहले ले लेते हैं वो किस पे ले लेते हैं हम? डिफरेंट। तो इससे फर्क पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा अभी देखिए। क्या होगा, हमारा दिमाग इतना ही चल सकता है क्या? हो पा रहा है इससे आगे, नहीं हो पा रहा? हो जाएगा, क्या हो रहा है? ठीक है, समझ आ रहा है? हाँ समझ आ रहा है। ठीक है। Sutton and Bowlby argued that pairing and separation of a pair of chromosomes would lead to separation of genes. Sutton unified the knowledge of chromosomal segregation with Mendelian principle and called it the chromosomal theory of inheritance. तो अगर तुम्हें chromosomal theory of inheritance से short notes आ जाए तो तुम्हें क्या क्या लिखना है? एक तो ये, तुम बताओ A और B में से एक टेबल जीन है और एक क्रोमोसोम है, तुम्हें आइडेंटिफाई करना है विच वन इज जीन विच वन इज क्रोमोसोम, ए और बी। स्पॉट द डिफरेंस। सर बी जीन है और ए क्रोमोसोम है। कैसे पता? सर वो लाइन से पता चल रहा है। कौन सी एक तो लाइन? बी में लास्ट जो पॉइंट है, वन पेयर सेग्रीगेट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर। इससे पता चल रहा है कि कैरेक्टर्स एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। इसे पता चल रहा है कि या कौन डिपेंड नहीं करते? सेग्रीगेशन ऑफ जो जीन्स होते हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होते ना, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट तो वो तो उसमें भी लिखा हुआ है ए में, सर वो पेयर्स दिखा हुआ है ना उस पे। इस पे भी पेयर लिखा हुआ है। घूम रहे तुम, समझ आ रहा है कौन सा क्रोमोसोम कौन सा जीन? नहीं, वैसे तो सारी लाइन सेम ही है सिवाय इस वर्ड के, ठीक है। यहाँ पे इंडिपेंडेंट पेयर है और यहाँ पे, अब इन दो, ये लास्ट वाली लाइन का मतलब बताओ दोनों में, उसमें क्या कह रहा है? जो पेयर इंडिपेंडेंट है वो इंडिपेंडेंटली सेपरेट होगी, ये बोल रहा है। और इसमें बोल रहा है एक पेयर हमेशा दूसरे के इंडिपेंडेंट होगा, है ना? तो अब मुझे एक बात बताओ, हम गाड़ियों की बात करते हैं, ठीक है, हमारे पास गाड़ियां हैं और हमारे पास पैसेंजर्स हैं। गाड़ी क्रोमोसोम है, गाड़ी क्या है? क्रोमोसोम, जो जीन्स को लेके आता है, ठीक है। और हमारे पास इस गाड़ी में एक ब्लू पैसेंजर और एक ग्रीन पैसेंजर, ठीक है। और इसमें है हमारा ब्लू पैसेंजर ये इसको नहीं समझा पाऊंगा शायद।
कैपिटल आर इस पे मिलता है, इस पे स्मॉल, इस पे कैपिटल वाई, इस पे स्मॉल, ठीक है। अच्छा सपोज ब्लू वाले पे एक और जीन मिलता है, कैपिटल एक्स और स्मॉल एक्स, क्या मिलता है, कैपिटल एक्स और स्मॉल एक्स। यहाँ पे कैपिटल एक्स है, यहाँ पे एक बड़ी बात समझ में। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कौन से पेयर्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली सेपरेट हो पाएंगे? नेहा क्लास में हो? इस पे है कैपिटल आर स्मॉल आर, और इस पे एक और है कैपिटल एक्स और स्मॉल एक्स, इस पे है कैपिटल वाई और, ठीक है। एट द टाइम ऑफ गेमीन फॉर्मेशन कौन से पेयर्स अलग हो पाएंगे जल्दी आसानी से प्रॉपर्ली? कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल आर, ये अलग हो पाएंगे आसानी से, हाँ या ना? हो पाएंगे। पर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स, ये अलग हो पाएंगे आसानी से या नहीं? क्योंकि ये दोनों एक ही गाड़ी में बैठे हैं, और एक ही गाड़ी में रहने वाले पैसेंजर क्या सेपरेट हो पाएंगे? तो पॉइंट इज दिस, कौन सा पेयर सेपरेट हो पाएगा इंडिपेंडेंटली? जो इंडिपेंडेंट हो। ये कैसे पेयर्स हैं? इंडिपेंडेंट पेयर्स। और ये वाले जो पेयर है ये इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट पेयर्स है, क्योंकि दोनों एक ही गाड़ी में बैठे हैं। किसमें बैठे हैं? एक ही गाड़ी में बैठे हैं। तो क्या ये अलग हो पाएंगे? तो ये लिंक्ड है। ये कैसे है? लिंक्ड है। तो अब इससे ही पता चलता है, एक कहा जा रहा है कि इंडिपेंडेंट पेयर इंडिपेंडेंटली सेपरेट हो। अच्छा, गाड़ियां तो हमेशा ही अलग हो सकती है कि नहीं? एक गाड़ी दूसरी गाड़ी के साथ चिपकी तो नहीं जाएगी, तो गाड़ियां तो हमेशा अलग हो सकती हैं। तो उसके लिए हमें मेंशन करने की जरूरत है कि इंडिपेंडेंट होनी चाहिए गाड़ी? नहीं, उसके लिए बोले वन पेयर ऑफ कार्स सेग्रीगेट्स अनदर पेयर ऑफ कार्स। इसमें हमें इंडिपेंडेंट कार बोलने की जरूरत नहीं, पर जीन के केस में हमें इंडिपेंडेंट जीन बोलने की जरूरत है। तो A is gene and B is chromosome। ये प्लीज बना लो डायग्राम और ये कृतिका समझ आया? Yes, sir. तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में क्या करना? एक तो ये टेबल बना के आना, एक सर्टेन बाउंड्री के बारे में लाइन लिख के आना कि उन्होंने यूनिफाई कर दिया नॉलेज ऑफ क्रोमोसोमल, और इससे ऊपर वाला एक पॉइंट आएगा जो पैरेलल वाला अंडरलाइन करा। दिस विल बी द आंसर ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। मैं कह रहा हूँ जब इसका क्वेश्चन आएगा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, तो हम एक ही टेबल बनाएंगे जिसमें जीन और क्रोमोसोम लिखते हुए, एक ऊपर वाला कि पैरेलल बिहेवियर होता है इन दोनों का, और तीसरी लाइन में ये लिख देंगे कि सर्टेन ने यूनिफाई कर दी जो नॉलेज, ठीक है। पर डायग्राम बनाने की नहीं आनी, और ना ये समझाना है कि ये इंडिपेंडेंट पेयर होता है, ये लिंक पेयर होता है। तो देखो, जो टीचर समझाता है वो नहीं समझाना होता, तुम्हें समझना होता है, बुक में जो लिखा है वो लिखना होता बायो में। अपनी कहानी नहीं मांडनी होती कि देखो ये जो मैंने बनाया कैपिटल आर स्मॉल आर इंडिपेंडेंट पेयर है, ये लिंक पेयर है, तो ऐसा होगा। टीचर को आता है, उसे बस नॉलेज चाहिए, पर तुम्हें अपने लिए समझना है। ऐसा क्लियर पॉइंट?